हूँ संजय गिरी गोस्वामी। और आज हम आपके साथ एक खास मेहमान को जोड़ रहे हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान शाहजहाँपुर से हैं, जिलाधिकारी हैं वहाँ के, और इनके बारे में कहा जाता है कोरोना को लेकर इन्होंने बहुत ही मेहनत की और आज स्थिति यह है कि उस जगह भी कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं। लगातार ये फील्ड में बने रहे और कुछ नए प्रयोग भी इन्होंने किए। हमारे साथ इंदर विक्रम सिंह जी हैं। और अगर देखें हम लगातार आप लोगों को कोरोना को लेकर वास्तविक सच्चाई क्या है, धरातल पर चल क्या रहा है, अफवाहों पर ध्यान न दें, इसी सब के लिए हम लगातार वहाँ आपको लेके जा रहे हैं जहाँ जिस जिले में जैसी स्थिति है, और वहीं के जिलाधिकारी आपको सारी चीज़ें बता भी रहे हैं। इंदर विक्रम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। नमस्ते संजय जी। जी इंदर विक्रम जी, अगर हम देखें शाहजहाँपुर भी, क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में वहाँ कोरोना को लेकर अब क्या स्थिति बनी हुई है और ब्लैक फंगस के कितने केसेस आपके यहाँ हैं और ऑक्सीजन की भी क्या स्थिति वहाँ पे है? संजय जी, ये जो दूसरा लहर कोरोना की आई है उसमें हमारे जनपद में वर्तमान की अगर हम बात करें तो लगभग 5,500 सैंपल्स पर डे अभी भी हम ले रहे हैं, और इसमें कल का जो पॉजिटिविटी रेट है मात्र 4 का है, अर्थात केवल 5,500 में 4 व्यक्ति पॉजिटिव निकले हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में कोरोना जनपद शाहजहाँपुर में पूरी तरीके से कंट्रोल में है। जहां तक ग्रामीण इलाकों की बात है, हमारा जनपद कृषि आधारित जनपद है और यहाँ पर नगर निगम होने के साथ साथ बड़ी तादाद में, बड़ी आबादी में लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन पर उन्होंने बरेली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मंडल के समस्त जनपदों से बात की थी, और इसके अलावा लखनऊ के माध्यम से भी वो हम लोगों से निरंतर जुड़ते रहे हैं और हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे हैं। उनकी मार्गदर्शन के क्रम में हम लोगों ने रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैकिंग और ट्रेसिंग पे बहुत ज्यादा जोर दिया। बहुत ज्यादा संख्या में हम लोगों ने जो घर घर सर्विलांस के थ्रू, निगरानी समितियों के थ्रू और रैपिड रिस्पांस टीम्स के थ्रू ऐसे संदिग्ध मरीजों को निकाला जिनको सर्दी जुकाम बुखार था या बाहर से आए हुए लोग थे, और उनको ट्रैक करके उनका तुरंत टेस्ट कराया गया ताकि अगर उनमें संक्रमण है तो उसको वहीं पर कंटेन किया जा सके, वहीं पर रोका जा सके। और इस रणनीति के कारण ही अब वर्तमान में इतनी तीव्रता पूर्वक हम इस महामारी को कंट्रोल कर पाए हैं। बीच में ऑक्सीजन की किल्लत आई थी, लेकिन उसका कारण ये था कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बाहर से जो आ रही थी उसमें ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लग रहा था। लेकिन जनपद शाहजहाँपुर में जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन थी उसको हमने समय रहते लगभग 15 दिन पहले ही हमने ब्लॉक कर लिया था, और उसके कारण हमारे पास ऑक्सीजन का भंडार पर्याप्त रहा, और उससे हमने निजी क्षेत्र के अस्पतालों को, होम आइसोलेशन के मरीजों को और अपने जो हमारे कोविड हॉस्पिटल्स हैं उनको भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध करा दी। अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो हमारा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है जो 15 दिन के अंदर क्रियाशील हो जाएगा। एक ऑक्सीजन प्लांट निजी क्षेत्र में कृषकों के सहयोग से हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं, और उससे 500 LPM 500 लिक्विड पर मिनट ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, जो लगभग हमारे पूरे जनपद की एक प्लांट को मीट आउट करने के लिए काफी है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम एक ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं जो 15 दिवस में क्रियाशील होगा, और मारुति उद्योग की ओर से भी हमारे जनपद में CSR एक्टिविटीज के तहत एक ऑक्सीजन प्लांट दिया गया है जो निकट भविष्य में क्रियाशील हो जाएगा। उसके अलावा जो हमारे ग्रामीण इलाकों की CHCs और PHC हैं, चूंकि हमारा जनपद ग्रामीण जनपद है, तो वहां के मरीजों को आने वाले समय में शहरी क्षेत्र में न आना पड़े, इसके लिए हम अपने CHCs में भी ऑक्सीजन की पर्याप्त एवं समुचित प्रबंध कर रहे हैं। इसको लेकर जो ऑक्सीजन पाइपलाइन है वो बिछाने का काम चल रहा है ताकि सिलेंडर्स के माध्यम से हर बेड में हम ऑक्सीजन उपलब्ध करा सकें। और कोशिश ये है कि 15 CHCs में से 7 CHCs को कम से कम हम पाइप्ड ऑक्सीजन के माध्यम से 30 to 40 बेड्स के हॉस्पिटल में तब्दील कर ले जाएं, ताकि आने वाले समय में अगर कहीं आवश्यकता पड़ती है तो उसको हम समय रहते मीट आउट कर सकते। नहीं बिल्कुल। अभी ब्लैक फंगस के कितने केसेस वहां आ गए हैं? देखिए, ब्लैक फंगस के अभी तक जनपद शाहजहाँपुर में 4 रिपोर्टेड केसेस हैं, जिनमें से 2 शहरी क्षेत्र से हैं और 2 ग्रामीण क्षेत्र से हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्लैक फंगस के चारों ही केसेस ऐसे पेशेंट्स को पाए गए हैं
जिनको पहले से कोरोना का संक्रमण नहीं था, कोरोना महामारी से वो प्रभावित नहीं थे, लेकिन वो हाईली डायबिटिक पेशेंट थे। तो ब्लैक फंगस का पेशेंट वो व्यक्ति भी हो सकता है जो कोरोना से संक्रमित रहा हो, और वो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित ना रहा हो। अर्थात ब्लैक फंगस हर समय मरीजों को होता रहा है, लेकिन वर्तमान में कोरोना संक्रमण के कारण जो मरीज उपचाररत रहते हैं उनमें अगर डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है तो उनके संक्रमित होने की संभावना ज्यादा रहती है, उनको ब्लैक फंगस से प्रभावित होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो अभी तक केवल 4 केसेस संपर्क में आए हैं, जिनमें से 2 का इलाज एक तो SGPGI में चल रहा है, एक सर गंगा राम में चल रहा है, और एक पेशेंट जो है उसकी डेथ हो चुकी है अस्पताल जाते वक्त। वो काफी सीरियस स्टेज में आई थी, एक महिला थी, और वो भी कोरोना संक्रमित नहीं थी, जिनको SGPGI रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में जाते वक्त उनका निधन हो गया। तो इस प्रकार से अभी तक केवल 4 केसेस आए हैं। ग्रामीण इलाकों में निगरानी समितियों के माध्यम से और फास्ट टीम्स के माध्यम से इस बात का प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति डायबिटिक है और हाईली डायबिटिक है, वो अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए चिकित्सक की मदद ले, और ब्लैक फंगस के यदि किसी प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं तो तुरंत संपर्क करें, ताकि उनका उच्च स्तर पर जो उपलब्ध चिकित्सीय सुविधाएं हैं वहां भेजकर उनका इलाज कराया जा सके। जी अच्छा, DM साहब, बहुत सारी चीज़ें आपने तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ काम किए हैं, और लगातार आप जो बता भी रहे हैं वो वास्तव में सराहनीय है। और ऐसे में कोरोना के काल में जिस तरह से आप लोग कार्य कर रहे हैं, उसके लिए हम कहेंगे कि बहुत ही बड़ी बात है आप लोगों के लिए कि इतना अपनी जान हथेली पर रखकर आप लोग कार्य कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम देखें DM साहब, एक बात और है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जो सूने पड़े हैं, उन्हें लेकर क्या कोई प्लानिंग आपकी तरफ से की गई है, या कुछ स्वास्थ्य केंद्रों पर ऐसी व्यवस्था दी गई है कि भाई यहाँ पे इस स्वास्थ्य केंद्र पे हम 50-60 बेड पूरे बना देते हैं, जिससे 6-7 गांव वहां पर आकर अपना स्वास्थ्य लाभ ले सके और वहां डॉक्टरों की व्यवस्था की जा सके? उससे लेकर क्या प्लानिंग आपकी तरफ से की गई है? देखिए, रूरल एरिया में हमारी 15 CHC PHCs हैं, उनमें से 3 PHC और CHC को हमने इसके लिए चिन्हित किया है। पुआया CHC, इसके अलावा जलालाबाद CHC और निगोही CHC, इन तीनों में हम 30 से 40 बेड आकस्मिकता के लिए तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम भी हमारी मौजूद है, और उसकी ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी हमने पूर्ण कर लिया है, ताकि आने वाले समय में या बड़ों को हो चाहे छोटे बच्चों को हो, अगर वो कोरोना से संक्रमित होते हैं तो उनको ट्रीटमेंट दिया जा सके। इसके अलावा ददरोल CHC को भी हम इसके लिए तैयार कर रहे हैं आने वाले समय के लिए। तो आने वाले समय में जितनी भी मुश्किलें आएंगी कोरोना को लेकर, और जो हम कल्पना कर सकते हैं, उनको लेकर हम पूरी तरीके से तैयार हैं। इसमें जब तक निजी क्षेत्र के अस्पतालों का, डॉक्टर्स का और पैरामेडिकल स्टाफ का मदद नहीं ली जाएगी और लोगों में जागरूकता नहीं पैदा की जाएगी, तब तक इस महामारी को नियंत्रित करना कठिन होगा। तो इस नजरिए से जितने पीडियाट्रिशियंस हैं हमारे निजी क्षेत्र के, उनका भी एक हमने वेबिनार किया है, तो उनको हम इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि यदि वो अपनी फिजिकल सेवाएं हमें देना चाहें तो एक 100 बेडेड हॉस्पिटल वरुण अर्जुन हॉस्पिटल हमारा है, जहां पर 100 हम केवल बच्चों के लिए और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए हम उसे आगामी कोरोना लहर के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसमें निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के जितने पीडियाट्रिशियंस हैं उनकी मदद लेकर हम उसको संचालित करेंगे निकट भविष्य में। जी नहीं, क्योंकि हाँ, तीसरी लहर के बारे में बताया जा रहा है, बच्चों को लेकर खतरे हो सकते हैं, तो ऐसे में जो बच्चों के लिए छोटे छोटे जो अस्पतालों में वेंटिलेटर या उस तरीके की जो उनके लिए व्यवस्थाएं होती हैं, उसकी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं आपके यहाँ पे? तैयारियां चल रही हैं उसकी? देखिए, पहली बात तो ये कि अभी भी जो मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये आवश्यक नहीं है कि बच्चों को ही ज्यादा असर आए तृतीय लहर में, इसका कोई पुख्ता सबूत जी। लेकिन चूंकि 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्ति लगभग उनको टीकाकरण अभियान में कुछ न कुछ सीमा तक हम उनको कवर कर ले जा रहे हैं, 45 साल से ऊपर के लोगों को और 18 साल से ऊपर के लोगों को। इसलिए जो 18 साल से नीचे का समुदाय है, उनमें बच्चे और नवयुवक आते हैं, उनको कोरोना से संक्रमित होने की स्वाभाविक रूप से ज्यादा संभावना है तृतीय लहर में, और उस नजरिए से हमें चाइल्ड वेंटिलेटर्स और बच्चों को ध्यान में रख बच्चों के जो पीकू हैं, मतलब जो उनके बेड्स हैं और जो उनका ICU है, उसकी सुविधाओं को हमें बनाना है। तो इस नजरिए से जो हमारा जिला अस्पताल है
वहां पर 50 बेड का एक फ्लोर तैयार किया जा रहा है जो केवल बच्चों को समर्पित होगा। और इसी प्रकार से 100 बेडेड जी एक हॉस्पिटल हम तैयार कर रहे हैं जहां निजी क्षेत्र के चिकित्सकों की मदद लेकर हम वहां पर आगामी समय में बच्चों को और जी। महिलाओं को ट्रीट कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी अपील करूंगा नहीं, ये तो बहुत आपके ही लोकप्रिय जी चैनल के माध्यम से, पब्लिक से, और विशेष रूप से शाहजहांपुर के जी लोगों से, कि हम उन सौभाग्यशाली जिलों में हैं जहां पर 18 प्लस के लोगों को टीकाकरण प्रथम चरण में ही प्रारंभ हो गया है। तो आप आगे आइए और जो जी भी एलिजिबल लोग हैं 18 साल से ऊपर के और 45 साल के ऊपर के, वो अपना स्लॉट बुक कराएं, पंजीकरण जी कराएं और बड़ी संख्या में आकर अपना टीकाकरण कराएं, ताकि आने वाले समय में इस जी। मुसीबत से निपटने के लिए हम सुरक्षित रह सकें। इस पूरे कार्यक्रम में हम नहीं बिल्कुल नवनिर्वाचित ग्राम जी प्रधानों को भी जोड़ रहे हैं, ताकि वो अपने गांव से कम 10-10 लोगों को चिन्हित करके, जो कोमार्बिड हों, जिनमें एक से अधिक बीमारियां हों, जी या जो बाहर से आना जाना जिनका आम तरफ ज्यादा हो, उनको चिन्हित करके और वैक्सीनेशन सेंटर्स पे लेके आए, ताकि उनको तेजी से वैक्सीनेट करा दिया जाए और आने वाले समय में वो प्रतिरक्षित हो सकें और कोरोना की किसी भी लहर का मुकाबला करने में वो सक्षम हो सकें। तो इस रणनीति से हम ग्रामीण इलाकों में नहीं बिल्कुल कोरोना को आने वाले समय में रोक पाएंगे। नहीं बिल्कुल डीएम साहब, जो प्रयास आपके चल रहे हैं वास्तव में सार्थक प्रयास हैं और आपको उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। अगर हम देखें, एक और आपसे सवाल मैं ले रहा हूं कि काला बाजारी को लेकर लगातार हर जगह समस्या आ रही हैं। ऐसे में क्या कोई ऐसे नंबर, कोई व्हाट्सएप नंबर या कोई ऐसी टीम आपने भी बनाई है जिसे सार्वजनिक किया जाए लोगों के बीच में और लोग बताएं कि ये ऐसे लोग हैं जो हम कहेंगे वो अपराधी हैं, जो आज इस तरीके की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, जीवन से खेल रहे हैं? तो उसके लिए भी क्या कुछ प्रयास अलग से भी आपके द्वारा किए गए हैं? देखिए, जनपद शाहजहांपुर में इसमें बहुत उल्लेखनीय प्रयास किए गए हैं, मैं कह सकता हूं और बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं। हमने एडीएम फाइनेंस की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जो अभी भी मूल्यों को नियंत्रित करने की दिशा में एक्टिव है। लेकिन जो मरीज हैं उनका शोषण ना हो, जो दुकानदार हैं वो अधिक कीमत पर उनको दवाएं या अन्य आवश्यक सामग्री न दें, इसको नियंत्रित करने की दिशा में यहाँ पर काम किया गया है। और ग्रामीण क्षेत्रों में एक 3/7 में एक FIR की गई है जो अधिक मूल्य पर दवाइयां दे रहा था। इसी प्रकार से हमने सरकारी डॉक्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की है। हमारे जनपद शाहजहांपुर का जो राजकीय मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के एक चिकित्सक के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी एक मरीज के तीमारदार की ओर से, कि वो निर्धारित मूल्य से ज्यादा मूल्य की दवाएं लेने के लिए बाध्य कर रहे हैं और एक मेडिकल स्टोर विशेष से दवाएं लेने के लिए बाध्य कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ न केवल FIR हुई, बल्कि मेडिकल स्टोर सीज किया गया, उसके मालिक को जेल भेजा गया और अभी भी वो फरार हैं और उनके खिलाफ पुलिस अपनी जांच कार्रवाई कर रही है और उनको निलंबित सहित उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। तो यहाँ पर 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। अगर किसी व्यक्ति ने, चाहे वो सरकारी क्षेत्र का हो या निजी क्षेत्र का हो, किसी भी मरीज का किसी भी रूप में उत्पीड़न करने की कोशिश की है, तो उसमें कोई समझौता नहीं किया गया और उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की गई है। और आने वाले समय में भी ये मैसेज है सभी को कि अगर इस प्रकार की कोई हरकत किसी के द्वारा की जाएगी तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। और हमारे जो करने भी चाहिए और वास्तव में जी हमारे जो हेल्पलाइन नंबर हैं, वो हेल्पलाइन नंबर सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से बहुप्रचारित और प्रसारित हैं। वहां पर 15 टेलीफोन लाइंस के माध्यम से आप अपनी कंप्लेंट्स कर सकते हैं और कंप्लेंट्स प्राप्त होने पर तत्काल उस पर कार्रवाई की जाती है। और ये हमारा जो कंट्रोल रूम है, ये 24/7 सातों दिन 24 घंटे कार्य करता है। 3 शिफ्ट वहां पर अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉल अनअटेंडेड रह जाए। कोई भी कॉल आएगी तो तुरंत वो अटेंड की जाएगी और उस पर अगर किसी प्रकार की कालाबाजारी या लापरवाही की शिकायत है तो उस पर गंभीरतम कार्रवाई की जा रही है जनपद स्तर पर। नहीं बिल्कुल इंदर विक्रम जी, बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। और आज आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गोस्वामी जी। जी, तो ये थे हमारे साथ डीएम शाहजहांपुर। बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं। फिर किस चीज़ की दिक्कत है? आखिर आप लोग अफवाहों से बचकर, डरावनी तस्वीरों से बचकर अगर कोशिश करेंगे और शासन प्रशासन पर विश्वास रखेंगे तो कोरोना से भी हम जंग जीत जाएंगे। साथ ही
अगर आपको सुरक्षित रहना है तो मास्क लगाइए, कम से कम घर से बाहर निकलिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। जो भी सरकारों के द्वारा गाइडलाइन आ रही है उसका पालन कीजिए, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। जो प्रयास शासन कर सकता है वो भी आपके सामने है और लगातार हम इन चीजों को आपके सामने लेकर भी आ रहे हैं। इस खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org.